महाराष्ट्र में जिस अंदाज में भगवा लहराया है, क्या वाकई में अपोजिशन जनता के दिल से पूरे तरीके से उतर चुकी है? दूसरा सवाल एक और खड़ा हुआ, एक शिवसेना जो मुंबई के दिल में बसती थी, क्या उस दिल ने यह महसूस किया कि परिवार के साथ नहीं, पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ जाना होगा? वरना सोचिए, उद्धव की शिवसेना वहां पूरे तरीके से लड़खड़ा गई, और जो बाला साहेब की शिवसेना जिसको एकनाथ शिंदे आगे बढ़ा रहे हैं, उसके साथ बीजेपी बहुमत के साथ है। क्या बाहरियों के खिलाफ जो वहां आवाज उठी, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया? क्या एक जो शिवसेना की कट्टर सोच कही है या हिंदुओं के लिए मजबूत सोच कही है, क्या वो उद्धव के आने से डगमगाई और भरोसा खत्म हुआ? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास बारड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष हल्दीनिया जी, राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी, और हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट से संजय द्विवेदी जी हैं। संजय जी, शुरुआत आपके साथ। क्या इसका मतलब हम ये निकालें कि मुंबई ने फैसला किया है कि भाई पार्टी के साथ रहना है, विचारधारा के साथ रहना है, संगठन के साथ रहना है, परिवार के साथ नहीं रहना है? क्या इसका मतलब ये निकालें? देखिए सोलंकी जी, 2014 से लेकर 2019 तक जो है, 19 तक हम भाजपा के साथ सरकार में रहे हैं जी। 2019 में साथ साथ हमने चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दादा पवार साथ सरकार बनाने चली गई। हमसे पूछा भी नहीं, इको आ रहा, इको चेक कराइएगा, इको तो मैं चेक करा था। सरकार बनाने चली गई। अब हमारे पास क्या विकल्प था? या तो हम भंग करवा देते विधानसभा, या कोई सरकार ना बनती। तो ये चीज निर्णय हुआ कि साहब हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी सरकार बना ले, क्योंकि एनसीपी कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी पार्टी तो है। 56 साल इन्होंने केंद्र सरकार बनाई है, इसी जनता ने उनका साथ दिया है। तो अगर हमने सरकार बना दी, क्या गलत किया? जहां तक एकनाथ शिंदे की बात है, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री चाहिए था पद, ईडी सीबीआई पीछे पड़ी हुई थी, उन्होंने अपना पार्टी चेंज कर ली। तो हम गद्दारी नहीं कर सकते ना उद्धव ठाकरे गद्दारी नहीं कर सकते ना, गद्दारी करने कोई बिग है। अच्छा, कितनी सीटें हमारी आई? करीब 70 से ऊपर हमारी सीटें इस समय आई हैं बीएमसी में। हमारी 84 सीटें थी पिछली बार, और हमारा सिंबल भी छीन लिया गया, पार्टी भी छीन ली गई, सब कुछ हमारा छीन लिया गया। हमारे पास था क्या? हमें आपके पास तो सर सबसे बड़ी ताकत थी, बाला साहब ठाकरे का पूरा परिवार, और वो पूरा मातोश्री आपके पास था, लेकिन हम राज ठाकरे आपके साथ आ गए थे। संजय द्विवेदी जी, राज ठाकरे साथ आ गए थे, मातोश्री साथ था, बाला साहेब का पूरा परिवार का जो एक लेगेसी है वो साथ थी। मैं वही तो सवाल कर रहा हूं सर। और दूसरा, मैं तो याद करता हूं जब पुराने इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे के देखता हूं, तो वो कहते थे कुछ भी करूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं राजनीति को चलाऊंगा। वो कहते थे कि कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं होगा, लेकिन ये किया ना उद्धव ठाकरे। ये नहीं कहते थे, मैं क्लियर बता दूं आपको, ये नहीं कहते थे कांग्रेस से गठबंधन उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ किया था। कैसी बात आप कर रहे हैं? एंकर आपको नहीं मालूम क्या? इंदिरा गांधी साथ उनका बराबर गठबंधन था, उनके लिए प्रचार करते थे बाला साहब ठाकरे। आप उधर पता कर लीजिएगा, ना मालूम नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा जी। 84 में डेथ इंदिरा गांधी को होती तो शायद कांग्रेस गठबंधन ऑलरेडी चलता रहता, तब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे ना उसके बाद जी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, तब उन्होंने कहा नहीं, अब हमसे जो है हमसे गठबंधन कर लीजिए। तब मनमोहन जोशी को खड़ा किया था पहली बार चुनाव में। तो बाद हम भी 35 साल से जुड़े हैं संगठन में, ऐसा नहीं मालूम संगठन में जुड़े, पूरा इतिहास हमको मालूम है किसका क्या। तो अगर गद्दारी इन्होंने की, अपने फायदे के लिए की ना। अगर मुख्यमंत्री ना बनाना होता इनको, एकनाथ शिंदे को, तो क्या वहां चले गए होते क्या? मुझे बता दीजिए, ईडी सीबीआई लगी हुई थी। आज हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमें समाज सेवा करनी है। हम अगर राज ठाकरे के साथ लड़े हैं तो हमको जनता ने इतना समर्थन दिया जी। हार जीत तो अपनी जगह होती है। उद्धव ठाकरे साहब तो कुर्सी के लिए लड़े ना भाई, अगर कुर्सी उनको भी नहीं चाहिए होती तो वो भी बीजेपी के साथ चले गए होते। लड़ाई तो सारी कुर्सी की है ना सर भाई, लड़ाई तो सारी कुर्सी की है। उद्धव ठाकरे को भी कुर्सी नहीं चाहिए होती तो वो भी साथ रह रहे होते, तभी तो वो कांग्रेस के साथ गए ना कि चलिए भाई इधर से कुर्सी नहीं मिल रही है, कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, वहां से कुर्सी ले लेंगे। यही तो हुआ है।
या आशीष सिद्धांतों की हल्दीनिया हार जी, समान रही है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि कांग्रेस जहां जहां जिस स्टेट में वहां के लोकल पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, वहां लोकल पार्टी भी जाती है और कांग्रेस भी चली जाती है? ये इत्तेफाक है क्या महज? देखिए विजेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो ये कह दूं कि लोकतंत्र में अधिकार होता है, मैं मतदान का, संविधान जो मैं अधिकार देता है वो मतदान का देता है, और मतदाता अपने इस अधिकार का प्रयोग करके अपना विधायक चुनता है, सांसद चुनता है या अपना पार्षद चुनता है, जो उसके लिए काम करते हैं। सांसद और विधायक उसके लिए नीति बनाते हैं, और पार्षद जो है उसके आसपास का जो कॉलोनी का काम होता है उस काम में उसकी सहायता करते हैं और उसके अच्छा जीवन देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो आज जिस तरीके से मुंबई में हमें देखने को मिला है, इसकी परिकल्पना सुन लीजिए विकास जी, अभी तो बोलना ही शुरू नहीं किया। आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं विकास जी? अभी तो हमने जो व्यवस्थाएं दी है उस व्यवस्था के बारे में पूरा राजस्थान जानता है। स्वतंत्र संस्था है, कॉलोनी का काम करते हैं, सहयोग देते जो हैं। पॉलिसीज थी राजस्थान में, चाहे हमारी चिरंजीवी योजना हो, उसको आपने बंद करने का काम किया। क्या बात कर रहे हो कौन सी पॉलिसी दे दी आपने क्या बात राजस्थान कर रहे में? हैं? हमने तो 2018 से लेकर 23 तक कितनी पॉलिसी अरे पहले ये बताओ, ये निगम का कौन सा एक्ट पढ़ दिया आपने? उसको चालू करने का काम नहीं पहले किया। इसे पूछो, ये पार्षद के कार्य कौन से एक्ट में बता रहे हैं? चलती है तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं, पार्षद के क्या कार्य होते हैं। क्या कार्य होता है भैया? नहीं, पार्षद के जो कार्य होते हैं, हमने 250 वार्ड करके पार्षदों के कार्य जनता के लिए आसान किए थे। आप इस बात को समझिए, 5000 का हमने एक वार्ड बनाया था, और वो पार्षद चाहे नाली का काम हो, सीवरेज का काम हो, लाइट का काम हो, आशीष हल्दीनिया जी, चाहे गार्डन का काम हो, आशीष हल्दीनिया जी, बीएमसी पर आ जाए, पता नहीं है बीएमसी पर आ जाए। अरे विकास जी तो निगम में पार्षद और चेयरमैन रह लिए भैया, आपको क्या पता है? उनको नहीं पता, पार्षद कराए नहीं जा रहे। अरे वो पार्षद और चेयरमैन रह लिए विकास जी, आपको आप नए आए हो, आपको पता नहीं है, रह लिया, उसके बावजूद भी आपके वहां पे कार्य नहीं हुए होंगे। एक मिनट आशीष जी, नहीं कर रहे हैं, बीएमसी पर बात कर सकते हैं, बीएमसी पे ही कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस की पॉलिसी अरे भाई आप बताइए। कांग्रेस की पॉलिसी में तो करो, पार्षद के कार्य बताइए। अरे बताइए ना, मैंने आपको पार्षद के कार्य भाई कहां पढ़ के आए? पार्षद के कार्य बताए, पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ने की भारतीय जनता पार्टी को है। कौन से अनुच्छेद में? जो आज पार्षद के चुनाव नहीं करा पा रही है, 250 वार्डों को 150 वार्ड करके 100 कार्यकर्ताओं को मारने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आशीष हल्दीनिया जी, निकाय जो होती है ना, वो भी अपनी पॉलिसी बनाती है, वो भी एग्जीक्यूट होती है। जैसे मुख्यमंत्री बनाते हैं और विधायक करते हैं, ऐसे ही चेयरमैन और सभापति और मेयर बनाते हैं, उनको पार्षद करते हैं। अब छोड़ दीजिए इन चीजों को, कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताइए कि बीएमसी के इलेक्शन के अंदर एक जो गढ़ रहा लंबे वक्त तक, अगर उस पर बीजेपी कमल खिला रही है तो गलती किसकी है? क्या जनता से वहां संपर्क नहीं हो पा रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वादों पर भरोसा नहीं हो पा रहा, क्या नहीं हो पा रहा? देखिए, जनता से पूरा कनेक्ट है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राज ठाकरे जी की मन से हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये इलेक्शन 2022 में होने थे तो इन्होंने अपनी सरकार बनाई, और 2022 के इलेक्शन को ये ले गए कब? 2026। 4 साल के पीरियड में इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन इसलिए नहीं करवाए कि जो गठबंधन में इनके साथ है, चाहे वो शिवसेना हो या कोई छोटे मोटे जो लोग हों जो इनके साथ गठबंधन में थे, उन सबको अलग कर दिया जाए, और फिर उसके बाद में 4 साल बाद में ऐसी ग्रिप तैयार कर ली जाए कि भाई चुनाव अब हमें कराने, क्योंकि अब सब कुछ हमारे हाथ में हो गया, क्योंकि हमने देश में देख लिया। विजेंद्र जी, 2 मिनट की बात कंप्लीट कर रहा हूं। हमने ये देश में देख लिया एसआईआर के माध्यम से किस तरह से हुआ है, और राजस्थान में भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धमका रही है बीएलओ को कि नाम काट दो, विशेष समुदाय का नाम काट दो, एससी का नाम काट दो। ये वीडियो वायरल हुए, आपके चैनल पे भी कल खूब चले। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब देने के लिए नहीं था। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि वहां पे जो बीएमसी के इलेक्शन हुए हैं, वहां पे किस तरीके की धांधली हुई है ये मैं आपको बता दूं। और सबसे बड़ा उदाहरण, भारतीय जनता पार्टी बहुत पॉलिसीज की बात करती है, बहुत बड़े नेताओं की बात करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये बता दें कि इनके इतने सीनियर नेता, इनके इतने वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का बयान है कि मेरा वोट, मेरी बेटी का वोट, मेरे बेटे का वोट, मेरी पत्नी का वोट, हम सबका वोट अलग अलग जगह पे गया है। भाई हम एक बिल्डिंग में रहते हैं, मकान नंबर हमारा एक है। हाँ, ये जरूर कहा नितिन गडकरी जी ने, भाई हमारे कमरे सबके अलग अलग है, लेकिन क्या कमरों के आधार पर हमारे बूथ अलग अलग कर दिए जाएंगे? क्या हमें अलग अलग स्कूलों में भेज दिया जाएगा कि भाई आप वोट डालने वहां जाओ, वोट डालने वहां जाओ? यही दर्द, सुन लीजिए, ये एक मिनट कमाल करें, मेरा सिर्फ बेसिक सवाल है भाई, वहां की आम जनता का भी है। कई लोगों के वीडियो वायरल हुए, कमाल करें, फिर तो गुस्से में उनके अगेंस्ट वोट होना चाहिए। नंबर लेके गया हूं, लेकिन मेरा वोट, फिर तो गुस्से में उनके अगेंस्ट वोट होना चाहिए। स्कूल में नहीं है, इसी स्कूल में नहीं है, वो बेचारे वहां पे भटक रहे हैं। कई लोगों के वीडियो वायरल हुए हैं। आशीष हल्दीनिया जी, उस हिसाब से तो जनता में गुस्सा होना चाहिए था, और बम्पर वोट आपको मिलना चाहिए था। वायरल हुए, बम्पर वोट आपको मिलना चाहिए था। मैं आपको ये विकास भारत,
विजेंद्र विकास जी, बारट, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये आप रुक बता दूं, जाइए, जो मार्कर please, आप रुक जाइए। नहीं, With request। सुनिए, हमने अरे भाई, कभी क्यों नहीं जिंदगी रुकेंगे में, आप? विजेंद्र जी, कमाल हमने कर कभी रहे हैं जिंदगी आप। में आप रुकिए एक मिनट, आप मार्कर से बस। चुनाव नहीं, आप रुक होता जाइए, नहीं एक देखे, मिनट। शाही एक मिनट लक्ष्मी में देखी है, आशीष मार्कर से सल्दीनिया जी, लगता हुआ नहीं देखा, मैंने भी आशीष दिया है वो। सल्दीनिया जी, इन्होंने भी दिया, आशीष आपने भी सल्दीनिया दिया। जी, मैं विद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिना अब रुक ब्रेक जाइए की गाड़ी लाए, विकास। खास हुई है। अब ये बताइए अच्छा, ब्रेक जरा, तो भारतीय जनता पार्टी के आशीष लगाएंगे हम। सल्दीनिया जी, विकास, जनता ने तो लगा विकास जो कर नहीं नितिन पाते। गडकरी के बयान है और जो वहां पर जिस तरीके से परिणाम आया है, क्या वाकई में पूरी पॉलिसी के साथ वेट एंड वॉच करके वहां इलेक्शन कराए गए? सबसे पहले तो विजेंद्र जी, राहुल गांधी विश्वविद्यालय की क्लास के ये विद्यार्थी जो प्रवक्ता यहाँ ये खड़े मोदी हुए हैं, विश्वविद्यालय की किताब मत खोलिए, जहां पे चुप झूठे कराइए ज्ञान विजेंद्र परोसे जी। जाते हैं, जहां पे झूठा कहा जाता है, जहां सिर्फ झूठ चलता है। ये मोदी यूनिवर्सिटी मत खोलिए, यहाँ पे जहां पे आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है ना आशीष प्रकाश सल्दीनिया जी, उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को खोलने की आशीष जरूरत नहीं है। सल्दीनिया जी, यहाँ तथ्यों के आधार आप पर ये बात कह रहे हैं कीजिए। कि आप राहुल गांधी टीम के नहीं है? राहुल गांधी हमारे नहीं है नेता आप? है, राहुल गांधी हमारे अरे है नेता या नहीं है? राहुल गांधी उसमें क्या हमारे गलत नेता नाम है। लेते ही चिढ़ गए आप तो राहुल गांधी का। हमारे देश के नेता हैं। अरे तो राहुल गांधी का नाम लेते ही चिढ़ गए भैया। कह रहे हैं नहीं, आप इसको राहुल गांधी के नाम पे चिढ़ते क्यों? मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि फिर इंदिरा कमाल गांधी कर रहे का हैं आप। पोता राजीव गांधी का बेटा आप मेरा एक- नेता आप है, इंसल्ट सोनिया मान रहे हैं गांधी का इसको। बेटा मेरा नेता है। अगर मुझे वो ये गर्व है। कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नवासा मेरा देखो, नेता है। सुनो, मुझे गजब कर रहे हैं। देखो, गर्व है। सुनो। लेकिन बाकी आशीष पता नहीं सल्दीनिया इनके जी, पास कोई आशीष सल्दीनिया बचा है, जी, आशीष इनके पास सल्दीनिया माफी वीरों की टीम आशीष है, जो सल्दीनिया जी, अंग्रेजों की मुखबिरी करती थी और आशीष माफी सल्दीनिया मांगती थी, जी, 60 रुपए पेंशन लेती थी। आशीष इसका सल्दीनिया काला इतिहास है। आशीष सल्दीनिया जी, एक मिनट भाई प्लीज। ये कहाँ से लाए हो इनको? बहुत अनलिमिटेड चीजें हैं नहीं, सर, ये आपके मत कहने से बुलाए जाएंगे कीजिए। क्या? आशीष सल्दीनिया जी, आज इंडिया चैनल सम्मानित चैनल है, आशीष भारतीय जनता सल्दीनिया पार्टी के जी, इशारे पे नहीं चलता है प्रकाश जी। आशीष सल्दीनिया और उसको चलाने जी, की कोशिश मत करना। अरे भाई रुकिए तो सही, कम से कम गजब ही कर रहे हैं। ये पैनल डिस्कशन हो सर, सही, हम पे आरोप लगा रहे हैं, जाइए कहाँ से प्लीज, लेके एक मिनट, जब आए? आपकी बारी आएगी। राहुल एक गांधी मिनट सर, का आदमी होना इनका आरोप एक मिनट आशीष सल्दीनिया जी, आपको डिबेट छोड़ के जानी आप जा सकते हैं। आपको अगर डिबेट छोड़ के जानी आप जा सकते हैं सर। ये इस तरह की बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी के कहने नहीं, आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। आप पैनल में किसी को बोलने ही नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी आप पैनल में किसी को बोलने ही नहीं पकड़ के देंगे। लाएंगे। अरे आप पैनल में किसी को बोलने ही नहीं देंगे। ये इस तरीके से एक मिनट बोलेंगे और सर, आप विद बर्दाश्त रिक्वेस्ट, करेंगे। आशीष सल्दीनिया जी, विद रिक्वेस्ट, अब मेरे पैनलिस्ट को जो भी बचे उनको बोलने दीजिए। आपका जब टर्न आए आप जवाब दीजिएगा, विद रिक्वेस्ट सर। और आपको बीच में बोले हैं, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं आप जा सकते हैं, मुझे पैनल डिस्कशन करना है। विकास, अब जरा बताइए, जो नितिन गडकरी का दर्द है, जो वहां अन्य लोगों का दर्द रहा और जो 4 साल का वेट रहा, ये क्यों रहा? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इन्होंने अपने अभूतपूर्व ज्ञान कोष से जो कहा, पार्षद और सांसद और विधायक के कामों का जो बंटवारा इन्होंने किया, तो मैं आपको और दर्शकों को भी बता दूं कि संविधान के अंदर हुए 93वें और 94वें संविधान संशोधन ने स्पष्ट रूप से निकाय को लोकतंत्र की स्थानीय सरकार की मान्यता दी है और पार्षदों के पास वो सब पावर है, विधेयक लाना, प्रस्ताव पास कराना, तो कहीं भी किसी प्रकार से पार्षद कमतर नहीं होते। दूसरी बात, और इन्होंने किस ज्ञान से कहा वो इनका ज्ञान ये जाने। दूसरी बात देखिए, मैं एक मिनट टोकना चाहूंगा। अरे मैंने भैया, पार्षदों के, विधायक के और सांसदों के किसी काम पर सवाल नहीं उठाया। आप विभाजन कर रहे थे ना काम का, विभाजन कर रहे थे ना काम का। दूसरी बात देखिए, देश ने, महाराष्ट्र की जनता देश से अछूती नहीं है। उन्होंने देखा, एक कहावत है, जहां जहां पांव पड़े संतन के वहां वहां बंटा ढार। इन लोगों ने विगत इतने दशकों के अंदर किस प्रकार के कार्य किए और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार किस प्रकार के कार्य कर रही है केंद्र में, और आज डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो नवाचार कर रही है, वहां के युवा, महिला, कृषक और बुजुर्ग, हर वर्ग ने उन नवाचारों को, उन योजनाओं का लाभ उठाया है, देश को और प्रदेश को आगे बढ़ते हुए देखा है। बनिस्पत इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडी गठबंधन के बयानों के अंदर कहा कि सनातन को नष्ट करेंगे। इन्होंने, इनकी इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों ने कहा कि ये दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों को लात मारेंगे। इस प्रकार की नीतियों का सीधा और स्पष्ट जवाब महाराष्ट्र की जनता ने इन चुनावों के माध्यम से इनको दे दिया है। और ये तय मानिए विजेंद्र जी कि आने वाले समय में अन्य प्रदेशों में भी इनके लिए ये स्थिति अछूती नहीं रहने वाली। क्यों? क्योंकि देखिए, राहुल गांधी जी का अभी जब परिचय बता रहे थे, जब ये गर्व से इनकी छाती फूल रही थी, तो कह रहे थे राजीव गांधी जी का बेटा, इंदिरा जी का पोता, नेहरू जी का पड़पोता। तो इसके अलावा उनका कोई गुण नहीं बता पाए, उनका कोई गुण नहीं बता पाए। इस वंशवाद, परिवारवाद के अलावा उनका निजी गुण एक भी नहीं बता पाए। इस राज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, सर अपने समय में बताइएगा, अपने समय में बताइएगा, क्या गलत है? नहीं विजय, लेकिन आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अगर वहां नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि एक ही घर में रहते हुए 4 अलग अलग जगह पर हैं, तो कैसे हो गए भाई? देखिए, मैं आपको बताऊं विजेंद्र जी कि ये जो SIR जो सरकार करवा रही है, ये SIR इन विसंगतियों को दूर करने के लिए ही है।
इस SIR के माध्यम से कर रहे हैं आप। इस एक मकान, 4 कमरे, 4 लोग, एक परिवार, 4 अलग अलग स्कूल, जहां वोट डालने जाएंगे। देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक, एड्रेस के हिसाब से, अब किस हिसाब से हुआ वो तो वहां के BLO और वहां के, देखिए सुनिए, जब तो मैंने इन पे पहले वहां के BLO होता है, इनको पता, वहां के BLO और वहां के स्थानीय अधिकारी इसके बारे में अच्छे सक्षम तौर के ऊपर बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो इस वजह से अधिकारियों को भेजिए, इस विषय से मैं अनभिज्ञ हूं। डालेंगे ना अपना, वो बाकायदा उस ब्लॉक अधिकारी के पास, BLO के पास चला जाएगा। विजेंद्र जी, करेक्शन की प्रक्रिया देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई और जाकर वेरीफाई करेगा, उसके बाद ERI के पास जाएगा, वहां से होगा। देवेंद्र शास्त्री जी, अब मुद्दे पर आते हैं सर। BMC का जो चुनाव का परिणाम आया, उसमें आप क्या क्या देख रहे हैं? मैं कुछ चीजें देख रहा हूं, जैसे उद्धव की शिवसेना का सॉफ्ट होना, बाहरी जो थे, चाहे वो बिहारी हो, गुजराती हो, हरियाणवी हो, महाराष्ट्र से इतर के किसी भी स्टेट के, उनके अगेंस्ट बयान देना, वहां एक नैरेटिव सेट होना, और जो सॉफ्ट हिंदुत्व की विचारधारा रहा, उससे जो हिंदू उनके साथ जुड़ा हुआ था, क्या उसका छिटकना और एक परिवार से इतर पार्टी और संगठन को सर्वोपरि मानना, क्या ये वो चीजें रही जिसने शिवसेना उद्धव से BMC की कुर्सी को अपने हाथ में ले लिया, चाहे वो बीजेपी के खाते में जाए किसी और के में? देखो विजेंद्र, 2-3 पॉइंट जो है BMC के इलेक्शन से स्पष्ट होते हैं। एक तो ये कि जो महायुति है या बीजेपी और शिंदे गुट का जो ग्रुप है जिसने ये चुनाव जीत रहे हैं और लगभग जीतने की पोजीशन पे हैं, तो एक तो स्पष्ट है कि विपक्षी जो हैं वो इस तरह से बिखर गए हैं कि उनकी जो छोटी मोटी ताकत है वो भी अब उनके काम की नहीं रही। तो इनका बिखराव जो है उसके 2-3 कारण हैं कि जो NCP के 2 टुकड़े हो चुके हैं, शिवसेना के 2 टुकड़े हो चुके हैं, शिवसेना के रादर कह दीजिए कि 3 टुकड़े हैं, मन से भी शिवसेना में से ही निकले हुए हैं, और अब जो मन से जो साथ में आए, मन से के तो वैसे थोथा हो चुके हैं, उनके पास कुछ सामान बचा ही नहीं था, उनके आना और न आना बराबर था। तो एक्चुअली जो चुनाव लड़ा वो तो केवल उद्धव ठाकरे ने लड़ा, और जो कि टूटी फूटी शिवसेना के साथ लड़ा, तो आप जीत की संभावना तो उनके लिए आप मान ही नहीं सकते थे। रही बात कांग्रेस और NCP की, तो कांग्रेस भी वहाँ पर पिछले लंबे समय से उनके जो महाराष्ट्र की लीडरशिप है वो या तो छोड़ के जा चुकी है या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुकी है, तो वो भी बहुत कमजोरी की मानसिकता में वहाँ पर लीडरशिप है। तो मेरे कहने का मतलब है, एक तो ये कि ये BMC के चुनाव विपक्ष जो है एकजुट होकर के लड़ ही नहीं पाई। दूसरी बात, जो हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि साहब वो वोटों की धांधली, ये देखिए ये बात सच है कि लगातार ये शिकायतें हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी अंगुली उठ रही है और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के कार्यकर्ताओं पे उठ रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपको मालूम है कि ये सब हो रहा है तो आप उस प्रोसेस का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि या तो उसको आप लीगलाइज मान रहे हैं और या फिर आप नहीं मान रहे हैं। अगर आप एक बार शामिल हो गए तो फिर वो लीगल है। तो अब आप देवेंद्र जी, अब आप मुबारकबाद दीजिए बीजेपी और शिवसेना को। धांधली कैसे हो रही है? कहने का मतलब यह है कि जब अंगुली उठ रही है, अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन वो हार रहे हैं तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन गलत है, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर जीत रहे हैं तो सही है, केरल जीत रहे हैं तो सही है। पहले भी अंगुली उठी है, रिजल्ट से पहले भी उठी है। इलेक्शन कमीशन को उसको रेक्टिफाई करना चाहिए या संतुष्ट करना चाहिए कि नहीं जो आप आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। इसके बजाय विजेंद्र, इसके बजाय सरकार ने कानून बना करके इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। तो इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जिस पर जो आज केवल BMC का सवाल नहीं है। जी, मैं इस नैरेटिव में ना फंसाता ना फंसूंगा। नैरेटिव नहीं बोल रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा दूसरी बात, हर एक EVM में मॉक पोल होता है कि नहीं होता? मॉक पोल के बाद सिग्नेचर होते हैं कि नहीं होते? उसी EVM से फिर होते हैं नहीं वोट? क्या उसी EVM पे फिर बाद में लोक होता है नहीं होता? क्या उसी EVM पर फिर सिग्नेचर होते हैं नहीं होते? क्या स्ट्रांग रूम का एक्सेस विपक्षी पार्टियों के पास नहीं होता? इन सारी क्या उसके बाद जब आती है तब काउंटिंग नहीं होती? क्या फिर सिग्नेचर नहीं होते? इन सारी चीजों को आप बोलते रहिए, इनका कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब ही नहीं है। देखिए 50 का मतलब ही नहीं है। उस पे आप मत जाइए। मैं ये दूसरा सर, मैं ये कह रहा हूं, अगर जनता के मैंडेट के अगेंस्ट चला जाएगा ना कोई, तो अराजकता आ जाएगी।
सब तो खुश नजर आते हैं। विजेंद्र, मैं दूसरे मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में चाहे बीएमसी हो, चाहे दिल्ली की नगर निगम हो, चाहे जयपुर का नगर निगम जी, ये भ्रष्टाचार के बहुत बड़े केंद्र के रूप में कुख्यात हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे क्या ये गारंटी ले रहे हैं कि नगर निगम के अंदर हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और सेवा करेंगे? ये सवाल यह है कि पार्षद बनते ही आप अलग ट्रैक पे चले गए सर। नहीं, हम इलेक्शन पे बात करें, पहले आपने ईवीएम को कोस लिया, अब जीते हुए पार्षदों को कोस रहे हैं। सवाल यह है कि जनता अपना भरोसा ले रही है। मैं किसी को कोस नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि गारंटी लेनी चाहिए तो उसको हमें कि सपोर्ट नगर निगम नहीं से करना। भ्रष्टाचार हमारे खत्म साथ जुड़ने होगा। के लिए विकास भारत शुक्रिया, आशीष अल्दिनिया जी शुक्रिया, देवेंद्र जी शुक्रिया, संजय द्विवेदी जी शुक्रिया। देखिए, जब आप भरोसा करते हैं ना और भरोसा देते हैं तो वहां से समर्थन मिलता है। यहां पोजीशन को सोचना पड़ेगा। उसने ईवीएम को लेकर क्वेश्चन कर दिया, उसने इलेक्शन कमीशन को लेकर क्वेश्चन कर दिया, उसने सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्वेश्चन कर दिया। वो हर संस्था को क्वेश्चन कर रही है। क्या खुद से क्वेश्चन करेगी कि बार बार इलेक्शन क्यों हार रहे हैं और क्यों जनता हम पर भरोसा नहीं कर रही? बीएमसी का इलेक्शन एक बार फिर से उनके लिए अलार्मिंग स्टेज है कि अगर आप नैरेटिव सेट करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आते रहेंगे। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जनता के साथ जाएंगे और भरोसा दिलाएंगे तो क्या पता जनता आपके साथ जुड़ जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।